हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस जो है इसमें फिजिक्स का जो पार्ट का क्वेश्चन है, खासतौर पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट में जो सबसे कठिन पार्ट माना जाता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसके क्वेश्चन हम लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स, जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वो क्वेश्चन हमने वो वाले लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर हमने खंगाले और उससे क्वेश्चन सेलेक्ट किए और आपको सामने लेकर के आए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, हम वो क्वेश्चंस लेके आए हैं और करने वाले हैं। बहुत आसानी से समझ के एक एक टाइप से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो आपका पहले से ऑलरेडी एक वैद्युत परिपथ दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये आपको क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा कि ये परिपथ बना हुआ है। परिपथ में क्या है, ये वोल्टेज है यानी विभवांतर है। ये प्रतिरोध का चिन्ह है, आप जानते हो 3 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ए से बी की तरफ ये दो लगा हुआ है प्रतिरोध, एक 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है। ये आपके प्रतिरोधों का क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन है, संयोजन लगा हुआ है, प्रतिरोध संयुग्मित हुए हैं ये। तो आपसे पूछा क्या जाता है, इस चित्र बनाने के बाद आपसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इस तरीके का कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो सर आपसे पूछा क्या रहा है, ये वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वाला नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालिए। केवल इसके बीच में आपसे पूछा जा रहा है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो निकालने आपको ए और बी के बीच में। आइए निकालते हैं। जरा देखो आप, ये वाला प्रतिरोध जो है आपका पहला और ये वाला प्रतिरोध जो है दूसरा। इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, मेरी उंगली यहां पे है, और ये इसका दूसरा सिरा है। ये दूसरे वाले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और इसी दूसरे प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। तो सिस्टम क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, अगर सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हों तो ये कॉम्बिनेशन होता है कौन सा, ये संयुग्मन होता है श्रेणी क्रम का। तो हम एक बात जान पा रहे हैं कि ये वाला दोनों प्रतिरोध जो है आपस में लगा हुआ, ये दोनों है श्रेणी क्रम में। तो सर ये जैसे लगा हुआ है, सेम नीचे वाले का भी अरेंजमेंट इसी प्रकार से है। तो नीचे वाले भी एक दूसरे के क्या है, श्रेणी क्रम में है। ऊपर के दोनों श्रेणी क्रम में, नीचे के दोनों श्रेणी क्रम में, अलग अलग इनको हल करते हैं। ऊपर के दोनों श्रेणी क्रम को हम निकालते हैं किससे, पहले R1 करके। तो क्या करेंगे, R1 बराबर इसको निकालेंगे 2 ओम प्लस इसको निकालेंगे, ये भी कितना है 2 ओम, बराबर टोटल कितना हो जाएगा 4 ओम। पहले यहां हमने इसको निकाल लिया R1 कितना 4 ओम। नीचे के लिए निकाल रहा हूं मैं R2 बराबर, ये दोनों भी सीधे सीधे श्रेणी क्रम में है, 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो गया 4 ओम। आप एक बात जान पाए कि सर ये वाला प्रतिरोध दोनों का संतुलन कितना आया 2, इन दोनों का संतुलन कितना आया 2। तो सर ए और बी पॉइंट, इनके बीच में जो ये प्रतिरोध पूरा आ गया, ये 2 ओम का, नीचे 2 ओम का आ गया। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला, अब ये दोनों कौन सी व्यवस्था में है, समांतर क्रम में। कुछ इस प्रकार से ए, कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं। ये वाला कौन सा आएगा, बी वाला। तो हमने इसको निकाला अभी कितना 4 ओम, इसको निकाला हमने कितना 4 ओम सर। अब ये दोनों जो है ए और बी, इनके बीच में जो संतुलन है वो कैसा है, समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम की व्यवस्था क्या होती है, अच्छा श्रेणी क्रम की जो व्यवस्था होती है ना भैया, R इक्वल होता है क्या, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ लिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जोड़ लिया जाता है। समांतर बन गई है ये, तो समांतर में 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, और आगे है तो यहाँ तो केवल 2 है, तो 1/4 R1 कितना आया 1/R इक्वल 1/R1 कितना आया 1/4 प्लस 1/4। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, लासा 4 आएगा, आप जानते हो। तो लासा अगर बराबर है दोनों हर, तो सेम आता है 4। दोनों ऊपर वाली चीजें जुड़ जाती हैं, तो 2 से 4 को काट दीजिएगा, कितना आ गया 1/2। तो 1/R बराबर कितना आया 1/2। तो R ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, तो R का मान कुल कितना आ गया, R का मान टोटल जो पूरे सर्किट का A से B के बीच में जो आया वो कितना आया 2 ओम का आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है।
और अगर पूरे परिपथ का पूछता है, ए और बी के बीच पूछा है तो कितना आया 2 ओम का। अगर ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध पूछता तो सर ये जो 2 आया ये कुल 2 ओम, और ये जो ऊपर 3 ओम है ये दोनों श्रेणी क्रम में रहते, तो श्रेणी क्रम में होने के साथ ये 2 ओम और वो 3 ओम जुड़ जाते, तो कुल जो हमारा चित्र बना हुआ है, जो टोटल हमारा परिपथ है उसका प्रतिरोध कितना आ जाता है 5 ओम का। आपसे क्वेश्चन में पूछा ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच में कितने निकल के आ गया है 2 निकल के आ गया है। पूरे अगर डायग्राम में पूछता कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा तुल्य, तो क्या होता 2 ये और ऊपर 3 कितना हो जाता 5 ओम का हो जाता। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से इसमें सॉल्व हुआ है। तो तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच कितना आ गया है 2 ओम आ चुका है। बच्चे इस 2 ओम वाले प्रतिरोध को मैं तुल्य प्रतिरोध के इक्विवेलेंट में लिख ले रहा हूं, तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है 2 ओम, और इसको मैं देता हूं इरेज करके, इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए भाई हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, इसी में और क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो पूरे परिपथ में कह रहा है कि प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो सर पूरे परिपथ में प्रतिरोध निकालेंगे और उस प्रतिरोध की मदद से और वोल्टेज की मदद से हम धारा निकाल लेंगे। तो हमने अभी पूरे परिपथ का प्रतिरोध अभी जस्ट बताया था आपको, कितना आया था 5 ओम। सर ये पूरा ए और बी के बीच 2 आया और टोटल कितना आएगा 3 वो और 2 ये, तो टोटल कितना आ गया था 5 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना था 5 ओम। परिपथ का प्रतिरोध कुल कितना था 5 ओम आया टोटल, मैं जोड़ ले रहा हूं सीधे सीधे, ठीक है, श्रेणी क्रम में क्योंकि वो थे इस वजह से। अब कह रहे परिपथ में कुल धारा क्या होगी, तो सर धारा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। तो इसमें वोल्टेज दिया है और प्रतिरोध दिया है आपको, तो धारा अपने आप निकाल पाएंगे। तो सर वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट बराबर, धारा आपसे पूछा जा रहा है तो धारा हमें निकालना है आई, आर आपने निकाला भी, कितना निकाला है टोटल 5 ओम, कुल परिपथ का पूछा है तो 5 ओम रखेंगे आप। 10 इधर गुणा में है, ये इस तरफ आएगा भाग में आएगा, आई बराबर 5 से कट जाएगा, ये कितना एम्पियर आ गया 2 एम्पियर। तो कुल परिपथ की धारा कितनी आ गई भैया 2 ओम आ गई, 2 एम्पियर की धारा आ गई, 2 एम्पियर धारा क्या आ गई पूरे परिपथ की। तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया, ये वाला पहले वाले का आंसर था। तीसरा इसी में पूछ रहा है ए व बी के बीच विभवांतर निकालिए। तो बात क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर ए और बी के बीच में विभवांतर, अच्छा हमने अभी निकाला जस्ट ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना आया 2 ओम का, समझिएगा ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना आया 2 ओम का। तो पूछ क्या रहा है आपसे, विभवांतर निकालना है कहां पे ए और बी के बीच में। सर धारा कितनी आई 2 एम्पियर की, तो समझिएगा ओम के नियम से तीसरा वाला भी सॉल्व होगा। ये तीसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या सॉल्व करना है मुझे यहाँ पे ए और बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर फॉर्मूला क्या होता है I इंटू आर। तो भैया I अभी हमने निकाला जस्ट, पूरे परिपथ में कितनी बहेगी धारा 2 एम्पियर की। R केवल पूछ रहा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में अभी R कितना आया था 2, तो रख देंगे कितना 2, तो 2 दूना 4 वोल्ट आ जाएगा क्या ए और बी के बीच में विभवांतर। आई होप समझ आ गया होगा आपको। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, पहले बच्चों ध्यान से पढ़ा करो, जब क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको सॉल्यूशन निकालने में आसान होगा। देखिए कह रहे किसी वैद्युत चालक में, कोई एक वैद्युत चालक है, उस चालक में कह रहे 1 एम्पियर की धारा, मतलब विद्युत धारा का मान दिया है आपको, आई का मान दिया है कितना सर, विद्युत धारा को किससे प्रभावित करते हो आप, दिखाते हो आप आई से, कितना दिया है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो टाइम आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दिया है। तो पूछ क्या रहा है, ज्ञात कीजिए कुल आवेश, कुल आवेश निकालना है आपको। आवेश क्या होता है Q बराबर I इंटू टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, शुरुआत में ही आता है विद्युत क्षेत्र में ये फॉर्मूला, Q बराबर I इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं मोटी लाइन से, आप देख लीजिएगा इसको, Q बराबर I इंटू टी। तो क्या बनेगा भैया, I की वैल्यू क्या दे रखा है इसने 1 एम्पियर, टी भी कितना है 1 मिनट, तो 1 कूलाम है, आवेश कितना आ गया 1 कूलाम आवेश आ गया, 1 कूलाम आवेश आ गया, क्यू का मान आ गया 1 कूलाम।
तो टोटल आवेश 1 कूलम। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है आवेश से और विद्युत धारा से। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एक और होता है, देखिएगा आप समझिएगा क्या फॉर्मूला होता है। Q बराबर NE, Q बराबर NE एक फॉर्मूला होता है। और Q की वैल्यू इस जगह वाली वैल्यू हम उठा के इस जगह पे रखते हैं, तो क्या बनेगा I इंटू टी बराबर NE। और सर I इंटू टी का मान हमने कितना दे रखा है, 1 कूलम। या डायरेक्ट हम Q की वैल्यू यहां क्या रख सकते थे, 1 कूलम। 1 कूलम बराबर क्या करेंगे हम, N की वैल्यू निकाल लेंगे। पूछ रहा है N का मान ही पूछ रहा है आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन टोटल प्रवाहित होंगे, तो N का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N पूछ रहा है तो N निकालना है। E का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये होता है E का मान। तो आप सिंपल सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, N बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/6 इंटू 10⁻⁻19। इसको यहां लिखता हूं, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, N बराबर सामने लिख देता हूं, अच्छा इस जगह पे। तो क्या आएगा, N बराबर देखो 10⁻⁻19 नीचे, इसको ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा, 10⁻19 पूरा पूरा अपॉन 1.6। तो n बराबर 19 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻18। ये क्या लिखा हुआ है सर, 10⁻1 इंटू 10⁻18। तो 1 और 18 1 19, 10⁻19 लिखा हुआ है 1.6। इसको डिवाइड करिएगा आप इससे तो क्या आ जाएगा, 6.25 अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। 16 से आप डिवाइड करेंगे 1.6 से इसको तो इतने आएगा, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे कुल, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पूरे परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली है वो कितनी प्रवाहित होने वाली है भैया, n बराबर 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट से तीसरा जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, 200 वाट का एक हीटर। अच्छा वाट दिया है आपको 200 वाट, ये पावर दिया है, वैद्युत सामर्थ्य दिया है, वैद्युत शक्ति दिया है, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये P का मान दिया है आपको। 200 वाट का एक वैद्युत हीटर है, कह रहा है 250 वोल्टेज के मेन से जुड़ा हुआ है। वोल्टेज है कितना हीटर का, 250 वोल्ट की, कह रहा है मेन से जुड़ा हुआ है 200 वाट का एक हीटर। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पहले नंबर पे, हीटर में प्रवाहित धारा का मान बताइए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हीटर में प्रवाहित धारा यानी I का मान बता रहा है, I का मान पूछ रहा है आपसे। एक्चुअली दिया क्या क्या है वो हमने कहा, क्या क्या दिया है, वाट में दिया है तो जाहिर सी बात है ये पावर है। P का मान कितना है, 200 वाट। दूसरी चीज क्या दिया है, V का मान, V कितना दिया है सर, 250 वोल्ट। तो एक सिंपल सा सूत्र होता है I से रिलेटेड और P और V से रिलेटेड क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, ये एक फॉर्मूला होता है, P बराबर V इंटू आई। आई आपको है निकालना, तो आप P की वैल्यू रखें पहले 200 वाट, V की वैल्यू रखिए 250 वोल्टेज इंटू आई निकालना है तो आई की जगह पे आई रख देंगे। तो सर आई बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 चौके 20 और 5 पचम 25। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा आई बराबर, ये 40 हो जाएगा 0.8 एम्पियर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कह रहा है हीटर में प्रवाहित धारा कितनी आई, आई की वैल्यू 0.8 एम्पियर आ गई। ये फर्स्ट वाले का आंसर आया, इस वाले का आया ये, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें सेकंड वाले का पार्ट क्या पूछ रहा है, जरा इधर ले आते हैं इसको, सेकंड पार्ट को इस तरफ ले आता हूं। हीटर में तार का प्रतिरोध बताइए, आर पूछा जा रहा है आपसे।
तो सर इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा आर, बिल्कुल इसी से निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं मुझे, देखो क्या करने होते हैं। P बराबर वी आई पावर का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, और V की जगह पे हम ओम के नियम से एक फॉर्मूला लगाते हैं, V बराबर आई इंटू आर, वी बराबर आई इंटू आर। तो क्या बनेगा, P बराबर V की जगह पे रखिए I इंटू आर इंटू आई, तो बना क्या, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो आपसे R का मान पूछा है, तो R बराबर P अपॉन आई स्क्वायर। देखिए R बराबर वैल्यू निकालनी R की, तो R बराबर P कितना आया है, P आया 200 बटे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना आएगा 0.8 इंटू 0.8, आई स्क्वायर मतलब आई को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R बराबर 200 8 गुणे 8, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 पड़ेगा, दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 पड़ेगा, तो कितने 0 पड़ गए ऊपर, 2 0। समझ सॉल्व करिएगा इसको, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 50, 2 से कटेगा 25 आएगा, ये कटेगा 4 से तो ये आएगा 25 और ये आएगा 2, 25 का पहाड़ा 25 बार कितना आएगा 25, 625 और 625 बटे 2 कैंसिल करिएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 312.5 ओम, ये आ गया R की वैल्यू। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो। तीसरा कह रहा है 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा निकालिए। ऊर्जा की बात कर रहा है, तो ऊर्जा आप जो निकालते हो वो W निकालते हो, W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेम यही वाला आप लगा दीजिएगा, आई स्क्वायर आर जो निकालते हो आप, P की वैल्यू P इंटू टी होता है ऊर्जा, W इक्वल क्या होता है P इंटू टी, सूत्र होता है जो ऊर्जा का वो P बराबर W बराबर P इंटू टी होता है, या P बराबर W अपॉन टी होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। आप क्या करोगे, P की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से P की वैल्यू क्या होती है, W P इंटू टी W की वैल्यू होती है, तो W की P की जगह पे P की वैल्यू रख दीजिएगा, आई स्क्वायर आर, तो W बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अभी हमने निकाला था P की वैल्यू कितना आई थी, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर कितना आया भैया, आई स्क्वायर आया है, आई स्क्वायर आया था अभी कितना 0.8, आई स्क्वायर की वैल्यू रखिए 0.8 इंटू 0.8 इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए 312.5 इंटू टी की वैल्यू रख दीजिए कितना है, टी की वैल्यू टाइम कितना दिया हुआ था 10 घंटे में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ जाएगा W की वैल्यू, मल्टीप्लाई पूरा होगा तो W इक्वल हो जाएगा 8 64 64 यानी 0.64 आएगा ये इंटू 312.5। हल करिएगा आप, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसी तापक्रम को बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जा रही है, मतलब लंबाई में 2 गुना वृद्धि कर दी जा रही है, जिससे उसके आयतन में कोई अंतर ना आए, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज ना हो, तो कह रहा है नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सर तार भी बदला नहीं गया, तार भी बदला नहीं गया, तो उसका कह रहा है कि प्रतिरोध निकालिए आप सेकंड वाले टर्म्स में। समझिएगा, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और प्रतिरोध में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, R बराबर रो L बाई A, जिसे हम रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, R बराबर रो L बाई A। कंडीशन फर्स्ट पहले हम देखते हैं कि जब तार में सब चीजें सेम हैं, तार में लंबाई जब बढ़ाई नहीं जा रही है, तो कंडीशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट में R का मान दिया गया है, जरा देखो ये यहां से कॉमा किया है मैंने, कह रहा है R का मान कितना है, प्रतिरोध दिया है आपको R बराबर 5 ओम, लंबाई दिया है, लंबाई दिया है आपको L1, क्षेत्रफल दिया है आपको कितना
क्षेत्रफल आपको दिया है A1, विशिष्ट प्रतिरोध पता है रो। तो सारी वैल्यू इस पे रखें और देखें सॉल्व करते हैं। 5 बराबर रो L1/A1, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं जरा इसी क्वेश्चन पे। यदि इसका तापक्रम बदले ना, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो कंडीशन सेकंड यहां लिख लेता हूं। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है? कह रहा है सर इसकी लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है? 2 गुना, और प्रतिरोध निकालना है आपको। प्रतिरोध क्या करना है? फाइंड करना है। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। लंबाई कह रहा 2 गुना हो रही है, किसकी 2 गुना हो रही है? पहले वाले तार की। तो पहला तार क्या है? L1, तो 2 गुनी लंबाई 2L1। क्षेत्रफल नहीं चेंज हो रहा है, तो क्षेत्रफल सेम वही, कौन सा? A1, पहले वाला क्षेत्रफल जो था वही A1। तो इस कंडीशन में लगाइए फॉर्मूला, R निकालना है इक्वल रो L माना हमने किसको? 2L1 को। L माना किसको? 2L1 को। 2L1/A1, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करें अब। तो क्या कहेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, देखें समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं, सिंपल सी बात। तो 5/R बराबर रो L1/A1, पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा? रो 2L1/A1। तो देखो इसमें कुछ चीजें कट रही हैं, कौन सी कट रही हैं? रो से रो कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल। क्या बच रहा है भैया? जरा आगे बढ़ के देख लेना थोड़ा सा। देखो 5/R इक्वल, ये क्या बचा हुआ है? ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या मानोगे आप? 1 अपॉन नीचे 2 बच रहा है, 2 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, और R को अगर 1 से गुणा करिए तो 1 आया, तो R की वैल्यू टोटल कितनी आ गई भैया? 10 ओम। तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना आ गया? 10 ओम। एकदम आसानी से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे ढंग से सॉल्व करिएगा। ये गलतियां थोड़ी सी क्वेश्चन को गलत कर सकती है, आंसर गलत हो सकता है आपका, सावधानी से सॉल्व करिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यार स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए, कह रहा है आपके घर में जो बिजली की आपूर्ति होती है उसके लिए पोल से पोल में बीच में लगे हुए एक तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। तो विद्युत धारा कितनी बह रही है? आपके घर में जो विद्युत आपूर्ति के लिए खंभे लगे होते हैं उनमें कह रहा है 100 एम्पियर की बह रही है। तो I की वैल्यू कितनी दे रखा है इसने? 100 एम्पियर। I की वैल्यू 100 एम्पियर दे रखा है। इस तार को ऋजुरेखीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋजुरेखीय मतलब लीनियर मतलब सरल रेखीय, तथा अनंत लंबाई का मानते हुए, इनफाइनाइट लेंथ का मानते हुए, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये R की वैल्यू दिया है सर, R की वैल्यू कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? 10/100 मतलब 0.1 मीटर। ये हो गई किसकी दूरी? अनंत लंबाई का मानते हुए इससे दूरी कितनी है? 10 मीटर की। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो समझिए आप, कोई भी जब दो चीज है, एक मान लीजिएगा कोई अनंत लंबाई का तार है और दूसरा कोई तार है, दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई हो स्मॉल r, और इसमें विद्युत धारा बह रही हो क्या? I। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है भैया? चुंबकीय क्षेत्र का एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है B = μ0/2π I/R। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। जब ऋजुरेखीय
अनंत लंबाई का तार होगा तो सूत्र क्या बनेगा, b बराबर μ0/2πi/r। जहां μ0/2π का मान आपको दिया हुआ होता है, हमेशा याद रखना आप इसको, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब आपको क्या बोल रहा है, रखे सारी की सारी चीजें इस फॉर्मूले पे, क्या बनेगा, b = μ0/2π का मान रख दीजिए 2 × 10⁻⁷, I का मान रखिए 100 एम्पियर अपॉन R का मान रखिए 0.1 मीटर। इसको हल कर लीजिएगा, आपको B का मान निकल आएगा, B बराबर 0.1, ऊपर जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁷ × 1000। तो B बराबर 2 × 10⁻⁷, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हो, तो B बराबर वैल्यू क्या आ गई, 2 × 10⁻⁷, में से 3 गया 4। इतना आ गया क्या आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र आपका आ गया कितना, B बराबर 2 × 10⁻⁴। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे कह रहा है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। तो ये कह रहा है इतना कूलाम है एक आवेश का, इतने कूलाम का एक आवेश है, और कह रहा 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से, और उस आवेश का वेग कितना है, 10⁶ मीटर पर सेकंड उस आवेश का वेग है। उस वेग से 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, कह रहे इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री पे सॉरी क्या करता है वो, 30 डिग्री एंगल पे वो एंट्री करता है। इतना आवेश इतनी वेग से इतने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, मतलब कोई आवेश चल रहा है, वेग क्या है 10⁶, और उस आवेश उसका क्या है, ये इतना आवेश है, उस पर किसी भी आवेश इतना है मान आवेश का, और कह रहा है इतने चुंबकीय क्षेत्र वाला कोई अलग चीज है, चुंबकीय क्षेत्र है उसका, उस पर इंटर कर रहा है 30 डिग्री कोण पर। तो कह रहा है उस पर कार्यकारी बल की गणना कीजिएगा। तो कार्यकारी बल क्या होता है, किसी भी गतिशील आवेश के लिए जो बल लगता है, गतिशील आवेश के लिए बल जो लगता है F बराबर QVB sin थीटा। जो फोर्स लगता है F इक्वल QVB sin थीटा, F बराबर QVB sin थीटा। ये सूत्र है, याद रखिएगा, गतिशील आवेश का सूत्र है ये। इतना लगता है क्या कार्यकारी बल। चलिए देखिएगा, सारी वैल्यूज रखते हैं हर जगह पे, दिया क्या क्या है उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया है सर, Q की वैल्यू कूलाम 3.2 × 10⁻⁻19 का दिया है, आवेश 10⁶, ये V का मान दिया है, मतलब मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है वो क्या है, वो B है चुंबकीय क्षेत्र 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और चौथा कह रहा है थीटा का मान दिया है 30 डिग्री का। तो चारों की चारों वैल्यूज को क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। क्या हो जाएगा, F इक्वल Q मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू V 10⁶ इंटू B 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू थीटा, कह रहा थीटा की जगह पे थीटा कितना 30 डिग्री, तो वैल्यू रख दी। समझे आप, F इक्वल 3.2 × 10⁻⁻19, ये पावर ये माइनस में है, ये प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस, घटा लीजिएगा, तो 19 में से 6 गया, कितना बचेगा 13 × 3 × साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो क्या करिए, इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 16 दूना 32, 1.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻13, F इक्वल 16 3 48, 4.8 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा, इतने न्यूटन का, कितने न्यूटन का 4.18 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर सुन लीजिएगा। क्या दिया है, QVB थीटा, तो फॉर्मूला QVB sin थीटा, गतिशील आवेश है कोई,
जिसका कूलाम दिया हुआ है आवेश का, उसका आपको वेग दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, इतने कोण पर वो एंट्री करता है, तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिएगा। स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पक्का छपने वाला है। हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से इसके बारे में कह रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो पहले हुआ करता था वैद्युत जनित्र यानी जनरेटर, मोटर, ये सिलेबस से हट गए हैं। और अगर अब सिलेबस से ये चीजें हट गई हैं तो प्रबल संभावना है इसके आने की, और या तो परिणालिका आएगा, दो में से एक चीज फिक्स है, आनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर बराबर 1%, आपका ओवरऑल 1% नंबर देके जाएगा अधिक ओवरऑल परसेंटेज में। तो देखें, एक क्वेश्चन से आपको 1% बढ़ रहा है, समझिएगा क्वेश्चन, समझिएगा, बहुत आसान है, एकदम आसान है। कह रहे एक घर में प्रतिदिन 400 यूनिट का एक रेफ्रिजरेटर, कुल मिलाकर के ये यूनिट का है। घर की बिजली निकालना आप सब जानते होंगे कि बिजली का बिल निकालना होता है, ले आते हैं यूनिट निकालते हैं, घर में कितनी यूनिट आई सर बिजली, उसको यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, उसको भुगतान करना है, बिजली का बिल निकालना सीखना है इसमें आपको। कह रहा है एक घर में प्रतिदिन 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 4 घंटे तक चलता है। फ्रिज के लिए पहले निकालते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए, फ्रिज के लिए क्या होगा, 400 वाट, 4 घंटे की फ्रिज है और 4 घंटे तक चल रही है, एक फ्रिज है, बटे 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 1600, 1600 को 1000 से डिवाइड करिए तो आएगा कितना, 1.6 यूनिट, एक दिन का खर्चा। फिर इसके बाद कौन है, पंखा, पंखा है, पंखा कितना चल रहा है, 80 वाट के 2 पंखे हैं, 12 घंटे तक चलते हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 80 दूना 160 गुणे 12 बटे 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 0, 12 छंग 72 और 12 एकम 12 7 1920 बटे 1000, मतलब कितना आया, 1.9 यूनिट पर डे। तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा वाला है हमारा तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है बल्ब। बल्ब है कितनी, 100 वाट की, 8 बल्ब, क्या घंटे चल रही है, 5 घंटे बटे 1000। सॉल्व करेंगे आप इसको, 8 45 4000 आएगा, 4000 बटे 1000। सॉल्व करेंगे 4 यूनिट, ये पर डे का निकल के आ गया, ये पर डे का निकल के आ गया, डेली का निकल के आ गया। अब कह रहा है 30 दिन में, तो तीनों को जोड़ करके 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक महीने में कह रहा है ना, जून महीने में, जून में कितने का महीना, 30 दिन का, तो 30 दिन का निकालिए, जोड़िएगा इन तीनों को पहले, 1.6 प्लस 1.9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9 6 15 और 4 2 6 1 7, 7.5 यूनिट, ये एक दिन का खर्चा आया। तो एक महीने का कितना आ जाएगा, 7.5 गुणे 30, 0 3 5 15, 3 7 21 1 22, आ गया कितना, 225 यूनिट एक महीने का। तो कह रहा है 3 रुपए एक यूनिट का खर्चा है, तो कुल खर्च बराबर 225 गुणे 3, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 675 रुपए महीने के अंत में उस व्यक्ति को देने होंगे। ठीक है, सुन लीजिए एक बार, फ्रिज में इतना खर्चा हुआ, 400 वाट की 4 घंटे चल रही है एक दिन, एक फ्रिज, तो कुल 1.6 यूनिट। पंखा 80 वाट का, कितना पंखा है, 2 पंखा है, 12 घंटे तक चलता है, 1000 से डिवाइड, इसको सॉल्व करिए, 1.9 यूनिट। बल्ब है 100 वाट की, 8 बल्ब है, 5 घंटे चलती है, इसको सॉल्व करिए, 4 यूनिट। ये डेली के यूनिट खर्चा आ गए। मतलब करना क्या है आपको, वाट गुणे घंटे गुणे समय, सबको जोड़ लीजिएगा, तो कुल एक दिन का खर्चा ये आया। जून का महीना होता है तो महीने का खर्चा एक दिन के खर्चे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये महीने का खर्चा आ गया। फिर महीने के खर्चे को क्या करिए, कुल खर्च में कह रहा है 1 यूनिट का 3 रुपए, तो 225 यूनिट आई, तो 3 से मल्टीप्लाई 675, ये टोटल आपको खर्चा निकल आएगा। धन्यवाद भैया।